तो स्वागत है आप सभी का हमारे PRS यूट्यूब चैनल स्टडी विद एल के क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। और इन्हीं पढ़ाई के सिलसिले में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एक नया टॉपिक, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे और इसे जितना हो सके आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे। आइए समझते हैं सबसे पहले अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था का तात्पर्य दो शब्दों से होता है, एक होता है अर्थ और व्यवस्था। अब अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है मुद्रा। अब मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा ऐसी प्रणाली को कहते हैं जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं और कुछ वस्तुओं को खरीदने के बाद हम कुछ रकम अदा करते हैं, उन्हीं को मुद्रा कहते हैं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सबों को मुद्रा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था। व्यवस्था का मतलब होता है कार्य प्रणाली। अब कार्य प्रणाली किसे कहते हैं? अब कार्य प्रणाली कहते हैं किसी तरह के कार्य प्रक्रिया को करने के तौर तरीके। अब तौर तरीके क्या होता है? अब इसे हम उदाहरण समझते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे पहले आपका क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों का तो प्रार्थना होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं क्लास में। उसके बाद क्या होता है? सभी लोगों का अटेंडेंस बनता है। उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो हमने देखा कि स्कूल की कार्य प्रणाली किस प्रकार थी। तो इसी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे, बस आप लोगों को अंत तक बने रहना है। आइए देखते हैं, आप लोगों को अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकारों को। अब नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं और मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आइए इन्हें आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। आइए समाजवादी अर्थव्यवस्था को पहले देखते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है क्या। समाजवादी अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें कभी संसाधनों का जो आर्थिक गतिविधि होगा वो सरकारों के हाथों में होगा। सरकार कुछ नियमों को तय कर देगा और उन्हीं नियमों के अंदर आप लोगों को अब कार्य करना होगा। अब बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े जमीन, कंपनियां सब सरकार के हाथों में होता है। इसका ये उद्देश्य होता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा समाजों का विकास करें। उनका ये उद्देश्य नहीं होता है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। उसका ये उद्देश्य होता है कि ऐसा कार्य करें जो समाज की भलाई के लिए कार्य हो, समाज में विकास हो। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें संसाधन के उत्पादन में किन्हीं निजी व्यक्ति या निजी कंपनियों के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अब जो भी उत्पादन करेगा वो निजी व्यक्तियों के हाथों में होगा। अब क्या उत्पादन अपने करें, अब उसको कैसे उत्पाद करें और उसे कैसे बेचें, ये निजी व्यक्ति तय करता है। इनमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समाजवादी और पूंजीवादी दोनों समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में ये दोनों का नियंत्रण होता है, मतलब ये सरकारों का और निजी दोनों का मिश्रित होता है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में। भारत भी एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला देश है। भारत में भी कुछ चीज़ें प्राइवेट है तो कुछ चीज़ें सरकारी है। तो हम देखते हैं भारत में कुछ स्कूल प्राइवेट है तो कुछ स्कूल सरकारी भी है। हम देखते हैं भारत में कुछ हॉस्पिटल प्राइवेट है तो कुछ हॉस्पिटल सरकारी भी है। तो भारत समाजवादी और पूंजीवादी दोनों का मिश्रण है। आइए हम देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर संसाधन को तीन भागों में बांटा गया है, एक हो गया अविकसित अर्थव्यवस्था, एक हो गया विकसित अर्थव्यवस्था और एक विकासशील अर्थव्यवस्था। अब अविकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है और राष्ट्रीय आय भी बहुत ही कम होती है। यहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी होती है। यहाँ अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ के लोग बहुत काम करते हैं लेकिन फिर भी उतना पैसा नहीं कमा पाते। इस प्रकार के देशों में अच्छी शिक्षा, अच्छी हॉस्पिटल और अच्छी व्यवस्था के लिए तरस जाते हैं। ये अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अविकसित अर्थव्यवस्था में बांग्लादेश, भूटान इस प्रकार के देश आते हैं। अब आइए विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अब अविकसित हमने देख लिया। अब विकसित अर्थव्यवस्था उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ का ऐसे इस प्रकार के देशों में वहाँ का जीवन स्तर काफ़ी उच्च होता है। यहाँ के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होती है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी अस्पतालों की व्यवस्था होती है और यहाँ के लोगों को आसानी से नौकरियाँ प्राप्त हो जाती है, जिससे कि जीवन स्तर यहाँ के लोगों का उच्च हो जाता है। काफ़ी जीवन स्तर यहाँ के लोगों का अच्छा होता है। यहाँ पर समझ में आ गया विकसितवादी अर्थव्यवस्था। अब देखते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। अब विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था
उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां ना तो ज़्यादा गरीब होते हैं और यहाँ के लोग गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। जैसे भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, यहाँ कुछ गरीब है तो कुछ अमीर हैं। यहाँ के लोग धीरे धीरे विकसित की ओर बढ़ते हैं और यहाँ इस प्रकार विकासशील देशों में विकासशील अर्थव्यवस्था में लोग ज़्यादा उद्योग पर जोर देते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लगाते हैं और तरह तरह के उद्योगों, तरह तरह के वस्तुओं का निर्माण करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार हमने देखा नियंत्रण के आधार पर एक समाजवादी अर्थव्यवस्था जो सरकारों के नियंत्रण में होता है, और हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो कि किसी निजी व्यक्ति या निजी कंपनी के हाथों में होता है। फिर हमने देखा मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जो दोनों के नियंत्रण में होता है, और हमने देखा विकास के आधार पर संसाधनों के 3 प्रकार होते हैं। एक होती है अविकासित अर्थव्यवस्था जो कि उसकी दयनीय स्थिति काफ़ी ही खराब होती है, यहाँ का जीवन स्तर बहुत ही निम्न होती है। और हमने देखा विकसित व्यवस्था जहाँ की प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक होती है और यहाँ का जीवन स्तर भी बहुत ही उच्च होता है। और विकासशील अर्थव्यवस्था में ना तो अधिक होते जीवन स्तर और ना ही कम होती है, मतलब यहाँ अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एवं संरचना। अर्थव्यवस्था का क्षेत्र एवं संरचना किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था हम देखते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। सभी लोग समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यरत में निपुण हैं, सभी लोग काम करते हैं। तो किसी के पिताजी कृषक है, किसान है, तो किसी के पिताजी उद्योग में काम करते हैं, किसी के पिताजी कहीं कोई गाड़ी ऑटो चलाते हैं। तो हमने देखा कि समाज में सभी लोगों का कर्तव्य अलग अलग है। सभी लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन सभी लोगों का कर्तव्य जो है वो अलग अलग है, और सामाजिक क्षेत्रों के अंतर्गत इन्हीं कर्तव्यों के बारे में या सामाजिक संरचना के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाता है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा हो जाता है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा हो जाता है तृतीयक क्षेत्र। अब प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है और मत्स्य पालन आ जाता है। अब कोई किसान अपने खेतों में किसी प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, वो प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। अब द्वितीय क्या होता है? ये उद्योग, द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत उद्योग, विनिर्माण वस्तुएं, जहाँ से वस्तुओं का निर्माण होता है। आप अपने खेत में टमाटर की खेती किए और टमाटर की खेती किए तो ये किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। आप टमाटर से आप उद्योग गए और वहाँ से सॉस बनवाने को भेज दिए तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये द्वितीयक के अंतर्गत आ जाएगा। अब तृतीयक को समझते हैं। तृतीयक क्षेत्र क्या होती है? ये दोनों प्रकार के क्षेत्रों को सहायता प्रदान करती है। ये किसी प्रकार की कार्य नहीं करती है लेकिन ये दोनों प्रकार के क्षेत्रों को सहायता देती है। जैसे हमने देखा कि टमाटर तो एक किसान उपजा लिया, अब उससे टमाटर से फैक्ट्री गया और वहां से सॉस तैयार हुआ, तो ये दोनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब यही सॉस को किसी दुकान में जाकर बेचा जिससे कि लोग उसे खरीदे, तो ये लोगों को सेवा प्रदान करती है। कौन? तृतीय क्षेत्र। इनके अंतर्गत आ जाती हैं बैंक, परिवहन, संचार, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर रहता है। अब प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन, अपने खेतों में उत्पादन करना बंद कर दे तो क्या द्वितीय क्षेत्र में कोई काम पहुंच पाएगा? नहीं, द्वितीय क्षेत्र खाली बैठेगा, उसे कोई काम नहीं प्राप्त होगा। तो ऐसे में द्वितीय क्षेत्र वाले लोग भूखमरी मरेंगे। और उसके बाद देखते हैं जहां अब द्वितीय क्षेत्र वाले अपना उद्योग नहीं चलाए और जो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तु हुआ है अब उसे मतलब कच्चे माल को नए माल के रूप में परिवर्तित नहीं करे तो ये क्या? वस्तुएं खराब होने लगेंगी। वही देखें, अगर टमाटर आपके पास उत्पादन हुआ है, अब उसको सॉस नहीं बनाएंगे तो टमाटर क्या होगा? वो धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। और वही अब तृतीय क्षेत्र क्या होता है? अगर आपके पास बाजार नहीं है, दुकान नहीं है उस टमाटर सॉस को बेचने के लिए, तो बताइए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आज़ादी से पहले किस प्रकार था और आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार हुआ। आइए हम इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पहले आ जाता है कृषि। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 45% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं और कहा जाता है कि कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी है। और इसकी एक विशेषता कृषि को भी देखा जा सकता है। और आइए दूसरा, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय, भारत की प्रति व्यक्ति आय काफ़ी निम्न है, जिसका सबसे प्रमुख कारण है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जिससे कि प्रति व्यक्ति आय में लगातार कमी आ रही है। जाहिर सी बात है
जब किसी देश में ज़्यादा लोग रहेंगे और नौकरियां कम होंगी तो बेरोजगारी तो उत्पन्न होएंगी। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा, जनसंख्या में वृद्धि। हमने बता दिया कि जैसे भारत की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे कि बेरोजगारी महामारी से समस्या उत्पन्न ज़्यादा हो रही है। और चौथा क्या है? चौथा है बेरोजगारी। हमने देखा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को पहले आज़ादी से पहले क्या थी? पहले कृषि थी, उसके बाद प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या में वृद्धि और बेरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी थी भारतीय। अब देखिए, अब इस व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमने आज़ादी के बाद कौन सी नई पद्धति की शुरुआत किया? हमने आज़ादी के बाद कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे कि अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होने लगी? आइए उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। एक हो जाता है नवीनतम विशेषता, मतलब आज़ादी के बाद हमने कौन सी ऐसी विशेषता अपनाई जिससे कि हमारे अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी? एक नियोजित अर्थव्यवस्था। नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होता है? नियोजित अर्थव्यवस्था योजना आयोग की स्थापना। योजना आयोग की स्थापना जैसा कि हम जानते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को होता है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और तथा पंचवर्षीय योजना के स्तर पर पंचवर्षीय योजना के स्तर पर उद्योगों का विकास हुआ। हमने जाना कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुआ था, जिनमें सर्वाधिक जोर जो है वो कृषि पर दिया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के बीच हुआ था, जिसमें उद्योगों पर अत्यधिक जोर दिया था। तो यहाँ क्या हुआ? तो पंचवर्षीय योजना में अब योजना आयोग क्या होता है? अब किसी निश्चित समय के लिए एक योजना बनाता है और उस योजना के तहत निर्धारित कर देता है कि इस समय के अंदर हमें ऐसा कार्य को पूरा करना है। तो ये योजना आयोग का कर्तव्य होता है। ये योजना बनाती है, जैसे कि 5 साल में हमने देखा कि 5 साल में पहली पंचवर्षीय योजना 1921 से 1956 में हुआ था, उसमें सर्वाधिक जोर कृषि पर दिया गया था। तो ये तय कर देती है कि 5 वर्ष के अंदर किसकी वृद्धि करनी है। तो पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर विकास हुआ और द्वितीय पंचवर्षीय में उद्योगों का विकास तेजी से हुआ। तो उसके बाद 1991 में नई आर्थिक नीति के कारण 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति अपनाई गई। नीति के साथ उदारीकरण हुआ। अब उदारीकरण क्या होती है? कि सरकार जो पहले हस्तक्षेप कर रहे थे अब वो नहीं करता है। इसे हम समझिए आसान से, आप एक कार का फैक्ट्री डालने वाले हैं। अब पहले नई आर्थिक नीति से पहले आपको अब उस कार में फैक्ट्री डालने के लिए आपको बहुत सारे सरकारी कागजात सरकार को देने होते थे और उस फैक्ट्रियों को बनाने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं से आपको गुजरनी पड़ती थी। लेकिन जब नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण हुआ तो आप सरकार बता दिया कि हमें लाइसेंस की नहीं आवश्यकता है, हमें किसी प्रकार के सरकारी कागजात की आवश्यकता नहीं है, आप बनाइए, आप खुलकर बनाइए। ये 1991 की नई आर्थिक नीति के कारण हुआ था। अब देखिए निजीकरण। अब जो भी सरकारी चीज़ें थी वो भी धीरे धीरे क्या होने लगी? प्राइवेट होने लगी। हमने बता दिया निजीकरण क्या होता है। तो निजीकरण जो उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति या निजी कंपनी का स्वामित्व होता है, वही निर्धारित करता है कि हम अपने फैक्ट्री में क्या बनाना है, कितना बनाना है, कैसे बनाना है और हमने वस्तुओं को जो निर्माण किया वो किस कीमत में बेचना होगा, वो निजी व्यक्ति तय कर लेता है। और निजीकरण का यही उद्देश्य होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। हमारी फैक्ट्रियाँ में जो भी मजदूर श्रमिक काम करने के लिए आए उन्हें हमें कम मूल्य में हमें वो मजदूर श्रमिक मिल जाए और हमारे उद्योग से जो भी वस्तु या जो भी निर्माण हो वो बाजार में उच्च मूल्य में हमें बिके। ये निजीकरण का अर्थ होता है। अब उसके बाद हो गया वैश्वीकरण। अब विश्व के सभी देशों के साथ हमारे भारत का रिश्ता काफ़ी अच्छे होने लगा। अब विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करने लगा। ये वैश्वीकरण के कारण होने लगा। और उसके बाद आइए यहाँ पर नए नीति आयोग हुआ। अब दूसरा देखते हैं कि आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास क्या है? अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। अब गुणात्मक परिवर्तन क्या है? गुणात्मक संख्या जो है वो वही रहेगा और उसमें कुछ परिवर्तन कर देगा। अब पहले मोबाइल 4G हुआ करता था, 2G हुआ करता था, 3G हुआ करता था, लेकिन वही मोबाइल में आज के ज़माने में क्या कर दिया? 5G कर दिया। तो हमने देखा कि पहले 4G होता था, अब 5G। अब देखते हैं हम आर्थिक विकास का संकेत। आर्थिक विकास हमें किस संकेतों की ओर रहने को कहता है? आइए आर्थिक विकास का संकेत क्या है? पहला आर्थिक विकास संकेत के अंतर्गत मानव विकास सूचकांक को रखा गया है। किसे रखा गया है? तो मानव विकास सूचकांक को रखा गया है। मानव विकास सूचकांक यह ऐसा माप है जो बताता है किसी देश में लोग कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं।
कौन बताता है? ये मानव विकास सूचकांक बताता है कि किसी देश में कितनी अच्छी से जिंदगी जी रहे हैं, ये मानव विकास सूचकांक बताता है। और इनके जो है वो 3 संकेत बताया। अगर किसी देश में 3 संकेतों पर कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, 3 संकेतों पर अमल अच्छी तरह से हो रहा है, तो वे देश अच्छा माना जाएगा। पहला क्या है? स्वास्थ्य। यदि किसी देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी हो तो वहाँ के देश का आर्थिक विकास अच्छा माना जाएगा। अब स्वास्थ्य, एक अच्छे स्वास्थ्य व्यक्ति को एक अच्छा जीवन जीने में मदद करता है। आपके पास अच्छा घर है, आपके पास अच्छी गाड़ियां हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन आप उठ कर चल नहीं सकते हैं, तो क्या आपका पैसा किस काम का? आपकी गाड़ी किस काम का? आपका बंगला किस काम का? तो यही होता है कि व्यक्तियों को एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे जीवन जीने में मदद करता है। तो ये इसका पहला संकेत हो गया। अब दूसरा संकेत क्या है? अब दूसरा संकेत है शिक्षा प्रणाली। अब शिक्षा प्रणाली क्या होती है? अब शिक्षा प्रणाली व्यक्तियों में सूझबूझ विकसित करने का प्रयास करता है। ये ऐसी प्रणाली होती है। आइए हम इन्हें कहानियों से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक स्कूल में अलग किस्म की परीक्षा हुआ। उसमें 3 जीवों को रखा गया, एक बंदर, एक हाथी और एक मछली। परीक्षा का सवाल था कि सबसे पहले जो पेड़ पर चढ़ेगा वो परीक्षा में सफल माना जाएगा। ऐसे में बंदर तो झटपट से पेड़ पर चढ़ गया, और मछली बेचारी जो पानी में तैरती है वो कहती है मैं भला कैसे चढ़ पाऊं इस पेड़ पर। और जो हाथी, जो भारी भरकम वाला जीव है, वो भी कहती है कि मैं खुद इतना भारी हूं कि मैं कैसे चढ़ पाऊंगा पेड़ पर। यहाँ शिक्षा का संदेश यह नहीं था कि वे पेड़ पर चढ़े, बस शिक्षा का संदेश यह था कि वह अपनी आवश्यकताओं को समझ सके, हम अपने अंदर के सूझबूझ, अपने अंदर की ताकत को समझ सके। ये था शिक्षा का उद्देश्य। दोस्तों, शिक्षा का मतलब, आज के दौर में शिक्षा का मतलब नंबरों की होड़ लगी है। हमें 450 प्लस नंबर लाना है, हमें 450 नंबर लाना है। आज शिक्षा का असली ज्ञान है कि व्यक्तियों में अच्छा सूझबूझ हो सके, व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी फैसला ले सके। अगर हम मछली से पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद करते तो वही हमसे सबसे बड़ी भूल हो सकती थी। मछली वाला एक पेड़ पर कैसे चढ़ सकती है? नहीं चढ़ सकती है। यही हमें शिक्षा सिखाती है, हमारे अंदर सही समझ विकसित करती है हमें शिक्षा। दूसरा हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा, आय। एक अच्छी आय व्यक्ति के जीवन रहन सहन के लिए भी बहुत उपयोग होते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अच्छी होगा, उस देश की आर्थिक विकास भी अच्छी होगा। अब हम तो यहाँ तक समझ जाते हैं, और हम यह नहीं समझ पाते हैं कि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के परिचय को दें, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्णन करें, तो अर्थव्यवस्था के परिचय लिख देंगे और अर्थव्यवस्था के प्रकारों का भी लिख देंगे। अर्थव्यवस्था के प्रकार, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, एक समाजवादी, एक पूंजीवादी, एक मिश्रित होते हैं। यहाँ से सवाल पूछ जाते हैं और विकास के आधार पर लिख देंगे। अब पूछ लेगा सवाल एग्जाम में कि बताइए अर्थव्यवस्था का संचार से आप क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था के संचार और इसके क्षेत्रों का वर्णन कर लेंगे, आराम से आप लोग कर लेंगे। और यहाँ से ही सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को लिखें। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को लिख लेंगे हम लोग, जैसे कृषि हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, जनसंख्या में वृद्धि हो गया, बेरोजगारी हो गया, और नवीनतम पद्धति जो हमने अपनाया था वो क्या था? नियोजित अर्थव्यवस्था था, वो भी लिख देंगे। और दूसरा क्या था कि नई आर्थिक नीति था, मतलब औद्योगिक का विकास हुआ, ये भी लिख देंगे। और इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं दूसरा, देखते हैं आर्थिक विकास का दूसरा संकेत क्या था? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कितनी तरह से गरीब है, कोई व्यक्ति कितनी तरह से गरीब है। यह 3 संकेतों के साथ, ये जो मानव विकास सूचकांक में 3 संकेत दिया गया था, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रणाली और आय, इनके साथ साथ ये 10 संकेतों को बताता है। अब 10 संकेतों में सबसे पहला होता है स्कूली शिक्षा। स्कूल में शिक्षा किस प्रकार दी जा रही है? स्कूल की शिक्षा हमें अपनी फैसला लेने, हमें जीवन जीने को सिखाता है। स्कूली शिक्षा कैसे बात करनी है, कैसे बात करने के तौर तरीके होती है, वो हमें स्कूली शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त होती है। अब दूसरा है बच्चों के नामांकन वर्ष। बच्चे कितने साल की उम्र में स्कूल जा रहे हैं, यह दूसरा संकेत जारी करता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। और तीसरा तो क्या करता है कि बाल मृत्यु दर। भारत में बाल मृत्यु दर कितनी है? भारत में अभी वर्तमान में प्रति 1000 पुरुषों में 28 बाल मृत्यु दर हैं। और तीसरा करती है कि पोषण, हम जो भी कुछ खा रहे हैं उनसे में पोषक तत्व, खनिज तत्व, कितने पोषक तत्व किन लोगों में प्राप्त हो रही है, ये करता है चौथा। और पांचवा करता है पीने की पानी। भारत में पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है वो पानी है। अब सभी का पानी पीने के लायक नहीं है। अब समुद्र का पानी खारे है, क्या उसे हम पी सकते हैं? नहीं। पृथ्वी पर पानी 2.5% पीने के लायक है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। क्या हम नदी का पानी पी सकते हैं? नहीं, हमें स्वच्छ पानी पीना है। और
छठा है स्वच्छता। अब हम जिस वातावरण में रहते हैं उनका जरूर ध्यान रखना है कि स्वच्छता को साफ सुथरा रखना है, अपनी स्वच्छता को बनाए रखना है। ये इसका छठा संकेत है। और इसका सातवां संकेत है कि बिजली और नमा है संपत्ति। संपत्ति क्या होता है? आपका जिस चीज पे अधिकार है वो आपका संपत्ति है, यही होता संपत्ति। और उसके बाद 10वां होता है सामाजिक सुरक्षा। समाज में सभी लोग गरीब हैं, बूढ़े हैं, मजदूर हैं और विकलांग हैं, सभी लोगों को सरकार और समाज द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है ताकि वो भी सम्मान रूप से अपनी आर्थिक गतिविधियों पर अपने जीवन जी सके सम्मान रूप से। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सतत विकास किसे कहते हैं, सतत विकास के लक्ष्य को उसके बाद हम देखेंगे। अब सतत विकास क्या होता है कि ऐसा विकास जो आज की ज़रूरतों को पूरा करें। अब हम आज की ज़रूरतों को पूरा करें और साथ ही भविष्य की ज़रूरतों को नुकसान ना पहुंचाकर लंबे समय तक चले रहे। अब आज पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आज हम पेड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करती है और अब भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए हम पेड़ को बचा के नहीं रखेंगे, हम पेड़ को काट देंगे तो इससे क्या होगा? हम अपनी ज़रूरतों को तो पूरा कर लिए लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों की क्या ज़रूरतों को पूरा हो सका? नहीं हो सका। तो यही सतत विकास कहता है कि अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करना और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा करना। तो और इनके 17 सतत विकास के लक्ष्य बताए गए हैं और जो कुछ प्रमुखता हम आप लोगों के सामने लाए हैं। आइए देखते हैं इसके 17 पर क्या। पहला है कि गरीबी समाप्त करना। देश में जितने भी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग हैं सभी की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना इसका पहला काम होता है। और दूसरा काम होता है कि भूखमरी समाप्त करना। जितने भी भूखे लोग रहते हैं ये भूखमरी को समाप्त करना और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और साम्यपूर्ण शिक्षा। अब समावेश मतलब ऐसा विकास करना जो सभी के लिए समान का विकास हो। ऐसा नहीं कि गरीबों के लिए अलग विकास का लक्ष्य हो और अमीरों के लिए अलग विकास का लक्ष्य हो। ये सतत विकास का लक्ष्य होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा और पता नहीं आपको ये क्लास कैसा लगा होगा, लेकिन ये तो मेरा फर्स्ट वीडियो है। आने वाले समय में मैं पूरी उम्मीद और पूरी शिद्दत के साथ अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूँगा।